अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग दोबारा आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 है। ग्लू ट्रांसपोर्टर्स वाला कंपेयर द लोकलाइजेशन ऑफ फ्ला 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 ये सब कुछ। ये मैंने पिक्चर भी शेयर कर दी थी, उसमें ग्रुप में शेयर हो गई थी। ठीक है, तो देख लेना इसको। वैसे मैंने काफ़ी क्लियर लिखा हुआ है, समझ आ जाएगी। लेकिन देखो, ये मसल सेल है, ठीक है। इसके पास ये रिसेप्टर है GLUT4 रिसेप्टर। GLUT4 रिसेप्टर क्लोज होता है, ये ओपन नहीं होता। ग्लूकोज आता है, GLUT4 रिसेप्टर क्लोज रहता है। ये इंसुलिन की प्रेजेंस में ओपन होगा। अगर बॉडी में इंसुलिन है तो GLUT4 ओपन होगा, अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो GLUT4 ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल लोग हैं, डायबिटिक पेशेंट्स नहीं हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज आता है, इंसुलिन प्रेजेंट होती है, GLUT4 ओपन हो जाता है। GLUT4 ओपन होता है, ग्लूकोज को पाथवे मिल जाता है, ग्लूकोज एंटर हो जाता है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ग्लूकोज आ जा सकता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट अंदर बाहर होती रहती है। अगर हमने सेल में ग्लूकोज को यूज़ करना है तो हमें उसको ट्रैप करना पड़ेगा। वो ट्रैप कैसे होगा, एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज क्या करेगा, फॉस्फेट को ग्लूकोज के साथ जोड़ देगा। फ़ौरन से जैसे ग्लूकोज अंदर आएगा उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल के बाहर नहीं जा सकता, ग्लूकोज ट्रैप हो गया है। अब ये बाहर नहीं निकल सकता। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट होगा। सारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे रन होगा, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी सब कुछ होगा और हमें एनर्जी मिलेगी एटीपी। प्रायोरिटी क्या है, जैसे ही मसल सेल के पास ग्लूकोज आता है तो वो उस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और फिर वही बाकी के 9 स्टेप होते हैं और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, फिर सारा सब कुछ वही सब कुछ होता है। ठीक है, हमें एटीपी मिलती है। प्रायोरिटी उसकी क्या है, एटीपी, एनर्जी। पहले ग्लूकोज एनर्जी देगा, उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा वो ग्लाइकोजन बना देगा, या वो राइबोज के पास चला जाएगा, या वो जो भी करेगा वो उसका काम है। ठीक है, अब दीज रिसेप्टर्स GLUT4 रिसेप्टर जो हैं विल एक्टिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। दिस मीन्स इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज विल नॉट एंटर इनटू द सेल, क्योंकि GLUT4 एब्सेंस ऑफ इंसुलिन में ओपन ही नहीं होंगे। जब वो ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगा। ग्लूकोज आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ़ौरन से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको ट्रैप करना है। ये बात मैंने यहाँ लिखी थी कि ग्लूकोज विल नॉट बी यूजफुल अंटिल इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल। जब तक वो इसके अंदर ट्रैप नहीं होगा, जब वो सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, तब तक ग्लूकोज किसी काम का नहीं है। वो सेल के अंदर आ रहा है, जा रहा है, सेल के किसी काम नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। दिस विल प्रोवाइड एनर्जी एज पर नीड। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी एटीपी बन जाएगी। उसकी प्रायोरिटी क्या है, एटीपी। बाकी जो है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस में यूज़ होगी। ये तो हमने पढ़ लिया मसल सेल का, जिसमें GLUT4 यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं GLUT2 की। GLUT2 किस में होता है, हिपेटोसाइट्स में, लीवर सेल्स के अंदर। ये ओपन होता है, ये बंद नहीं होता। ठीक है, ये ओपन होता है, ग्लूकोज इससे अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। अब जो इसका एंजाइम है, हिपेटोसाइट्स का जो एंजाइम है, कौन सा था, ग्लूकोकाइनेज, उसकी Km वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10 मिलीमोलर Km वैल्यू है। Km वैल्यू क्या होती है, ये होती है हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी को। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये देखो, एक ट्यूब है जिसमें 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं और 10 एंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट है। ये सारे के सारे यूज़ करेगा, मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, फुली सैचुरेटेड होगा और 10 के 10 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर 10 एंजाइम हो लेकिन सबस्ट्रेट 5 हो तो क्या होगा, हाफ मैक्सिमम एक्टिविटी के हाफ होगा, हाफ एक्टिविटी होगी, हाफ सैचुरेटेड होगा और ये हाफ प्रोडक्ट बनेगा 5 एज कम्पेयर टू एंजाइम, हाफ प्रोडक्ट बन रहा है। ये कहती है, इसको कहते हैं Km वैल्यू। इसको हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्टिविटी को, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इसको कन्वर्ट करने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, Km वैल्यू कहते हैं। ठीक है,
अब जो इसकी Km वैल्यू है वो कितनी है, 10 मिलीमोलर। Km वैल्यू फॉर ईच एंजाइम इज कांस्टेंट। इस एंजाइम की जो हिपेटोसाइट का ग्लूकोकाइनेज है उसकी Km वैल्यू 10 मिलीमोलर है। जो ये था मसल सेल का ग्लूकोकाइनेज था उसकी Km वैल्यू 1 मिलीमोलर है और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगी। इस एंजाइम के लिए ये वैल्यू फिक्स है, इसके एंजाइम के लिए ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जब Km वैल्यू ज़्यादा होती है तो अफिनिटी कम होती है। Km वैल्यू ज़्यादा, अफिनिटी कम। Km वैल्यू ज़्यादा है सबस्ट्रेट की, ग्लूकोज क्या था, सबस्ट्रेट था, इसकी एंजाइम के साथ बाइंड होने की अफिनिटी, जो बाइंड होने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो ये एंजाइम ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड नहीं करेगा अनटिल अनलेस के ग्लूकोज की इतनी अमाउंट इस सेल के अंदर आ जाए कि वो ओवरकम कर ले 10 मिलीमोलर की वैल्यू को। जब 10 मिलीमोलर वैल्यू ओवरकम होगी फिर ये एंजाइम ग्लूकोज को साथ बाइंड होगा और ये इसको साथ ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट लगाएगा। काइनेज एंजाइम जो है, काइनेज एंजाइम, इसका काम क्या होता है, ये फॉस्फेट ऐड करता है, फॉस्फेट ऐड करता है। हेक्सोकाइनेज अगर होगा तो ये हेक्सोज के साथ, वो ग्लूकोज हो सकता है, वो फ्रक्टोज हो सकता है, वो कोई भी हेक्सोज हो सकता है, उसके साथ ये एक फॉस्फेट ऐड कर देगा। जैसे अगर हमने ग्लूकोकाइनेज यूज़ किया तो उसने ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, हमें क्या मिला, 6 ग्लूकोफॉस्फेट, 6 ग्लूकोफॉस्फेट, कार्बन नंबर 6 पे उसने क्या किया, फॉस्फेट ऐड कर दिया, हमें 6 ग्लूकोफॉस्फेट मिला। काइनेज एंजाइम जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा वो फॉस्फेट की एडिशन कर रहा होगा। ठीक हो गया। ओके, हमने Km वैल्यू भी देख ली, ये सब कुछ देख लिया। हमें पता चला कि इसकी Km वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ग्लूकोज इसके अंदर बाहर फ्रीली मूव कर रहा है, ये खुद ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर रहा, जितना ग्लूकोज आता है ये बाहर भेज देता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जहाँ जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो वहाँ वहाँ उसे पहुँचा देता है ब्लड। तो लीवर जो है वो ग्लूकोज खुद यूज़ नहीं करता। अब जब वेल फेड स्टेट होगी, जब हमने अच्छी तरह खाना खाया हुआ होगा, तब हमारे पास ग्लूकोज की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा अमाउंट जब लीवर के सेल में जाएगी तो वो 10 मिलीमोलर इसको ओवरकम कर लेगी। जब वो ओवरकम कर लेगी इसकी Km वैल्यू को एंजाइम की, तो ये बाइंड हो जाएगा, बाइंड होगा तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो वो अपना पूरे का पूरा साइकिल वैसे ही रन करेगा जैसे इसमें रन करना है। सिर्फ फ़र्क इतना है मसल सेल में और लीवर सेल में कि यहाँ पे GLUT4 है, यहाँ पे GLUT2 है। GLUT4 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, GLUT2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ये क्लोज़ होता है, इंसुलिन की प्रेज़ेंस में ओपन होता है, ये ओपन होता है, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता, हर टाइम ओपन होता है। इसकी एंजाइम की Km वैल्यू 1 मिलीमोलर है, इसके एंजाइम की Km वैल्यू 10 मिलीमोलर है। इसमें जैसे ही ग्लूकोज़ आता है ये एंजाइम उसे ट्रैप करता है, ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। लिवर के अंदर एंजाइम आते जाते रहते हैं तब तक जब तक हम लोग वेल फेड स्टेट में नहीं होते, तब तक जब तक हमारे पास ग्लूकोज की इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो 10 मिलीमोलर को ओवरकम कर ले और एंजाइम के साथ बाइंड कर ले। उसके बाद जब एक दफ़ा ये बाइंड हो गया फिर दोनों का काम सेम है। इसने भी इसको एटीपी में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, इसने भी इसको एटीपी में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, और जो बाकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बच जाएगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा या उसे राइबोज के पास भेज देगा। ये सब कुछ होगा। ये सारी बात हम लोगों ने यहाँ पर की है। ओके, अब जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो मसल से एनर्जी मिल जाती है, मसल में ही सारी एटीपी फलाना फलाना जो भी कुछ है ये सब कुछ बनता रहता है, मसल से एनर्जी एटीपी मिलती रहती है। लेकिन जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनका तो ये ओपन ही नहीं होगा, GLUT4 ओपन ही नहीं होगा बिकॉज इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लीवर सेल एक्टिवेट होगा। वहाँ पे हम लोगों ने देखा अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शदीद कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी वो लोग शदीद कमज़ोर होते हैं, खाना वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। जिनकी शुगर हाई होती है आई गेस वो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी कमज़ोर हो रहे होते हैं, या शायद मोटे हो रहे होते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है उनके साथ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और वो ग्लूकोज़ वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उनका लीवर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा होता है। उनका लीवर ग्लूकोज़ बना-बना के दे रहा होता है। उनका लीवर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उसे ग्लूकोज़ की ज़्यादा अमाउंट चाहिए। उसे ग्लूकोज़ की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए ताकि वो Km वैल्यू एंजाइम की ओवरकम हो सके। Km वैल्यू ओवरकम होगी
तो ही वो आगे एटीपी में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब कुछ तभी चलेगा जब वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और वो तभी होगा जब ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद होगी। और वो कब होगी? जब वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो वेल फेड स्टेट में होगा। हम लोग भी अगर वेल फेड स्टेट में हो तो हमारा लीवर काम करेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग सुबह खाना खाते हैं उसके बाद 12 बजे तक जो है ना वो लीवर के पास ग्लूकोज का लेवल वो नहीं रहता, लेकिन इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो हमारे मसल सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द डे। मसल सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी शुगर डाउन ना हो, ताकि उनका ग्लूकोज लो ना हो। ग्लूकोज लो ना अगर लो हो जाएगा तो उनकी एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो उन्हें जो एटीपी मिलेगी, मसल सेल लव टू यूज़ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। सो डायबिटिक पेशेंट क्या करेंगे? विल यूज़ एनर्जी फ्रॉम मसल्स फैटी एसिड्स। हम लोगों ने ये देखा था कि जो लीवर था ना, सॉरी लीवर नहीं, क्रेब्स साइकिल था, उसमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं आके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, उसमें प्रोटीन्स भी टूट रही थी, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रही थी, उसमें फैटी एसिड्स भी टूट रहे थे, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहे थे, और वो क्रेब्स साइकिल सारा वो चल रहा था, और वहाँ से हमें एटीपी मिल रही थी। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या होगा? उन्हें ग्लूकोज से तो एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस तो नहीं हो रही। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो फैटी एसिड हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो टूटना शुरू हो जाएंगे, वो टूटेंगे, फैटी एसिड टूटेंगे, और वो टूट के क्रेब्स साइकिल में गिरेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली उसके पास है ना, डायबिटिक पेशेंट है, बेशक वो ऑक्सीजन तो यूज़ कर रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके पास है ना, तो वो फैटी एसिड, उसके मसल सेल टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ से फिर वो क्रेब्स साइकिल में गिरेंगे, और फिर वहाँ से हमें सारी एटीपी मिलेगी। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, और ये सारा कुछ, सारी की सारी बात ये है। ये हम लोगों ने ग्लाइकोजन सिंथेसिस के पहले मैम ने उसके साथ ये सब कुछ बताया था, बाकी ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो सारा स्लाइड में दिया हुआ है, वो एज इट इज़ वैसे ही करना है। ओके। एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है, मैम ने नहीं बताई थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो वीक इसी वजह से होते हैं कि उनके मसल्स टूट रहे होते हैं। अगर उन्हें खाना सही नहीं मिलता, या अगर वो मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर वो कुछ नहीं खा रहे, तो उनके मसल सेल टूटना शुरू हो जाते हैं। मसल सेल टूटते हैं तो वो ऑब्वियसली उनका वो सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, सिर्फ वो स्किनी हो जाते हैं, तो इस वजह से होते हैं। मेरा ख्याल है मैम ने ऐसी एग्जांपल नहीं दी, लेकिन ऐसे ही मैं सोच रही थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैंने सारा 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 मेटाबॉलिज्म बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर कुछ मेरे ज़हन से निकल गया हो तो उसके लिए बहुत माज़रत, क्योंकि मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं छोड़ा। सारा कुछ जितना मेरे पास लिखा हुआ था, जितना मुझे पता था, जितना मैंने सुना था, वो मैंने सारा बता दिया, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर जिसकी 4 जीपी आई, खैर वो तो तुम लोगों की अपनी मेहनत आएगी, मैं उसमें क्या अहमी बड़ बोली हो रही हूँ, है ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।